ये वन शॉट रिवीजन, दिस इज वन शॉट रिवीजन लेक्चर। तो जैसे मैंने बोला गाइज, ये पूरा का पूरा सेशन जो है अपना, दिस इज वन शॉट रिवीजन लेक्चर। वन शॉट रिवीजन लेक्चर सीरीज जो होती है ये काफी फास्ट जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हाउस होल्ड सर्किट जो होता है वो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला सर हाउस होल्ड सर्किट तो जैसे हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका मैं क्विक रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्विक सॉल्विंग, ठीक है, ये दोनों चीजें करनी है विद इन 1 आवर 15 मिनट्स। तो अपने पास हर एक टॉपिक के लिए अराउंड 40 मिनट्स है, 40 मिनट में पूरा रिवीजन एंड दिस, और ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th स्टैंडर्ड वन शॉट रिवीजन लेक्चर। गाइस ये लेक्चर सीबीएसई वाले एंड स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, कंसेप्ट्स क्योंकि सेम है। जो क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा मैं, तो क्विक क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, ठीक है, वो भी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, बट स्पेसिफिकली ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है ये आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है तो उसमें हर एक चीज कवर हो जाती है, राइट। जैसे स्टेट बोर्ड का सिलेबस इतना है, सीबीएसई का इतना है, आईसीएसई का इतना है, तो जब आईसीएसई लेवल पे आप पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हो तो हर एक चीज उसमें कवर हो जाती है। ठीक है, स्टेट बोर्ड के लिए सीबीएसई की थोड़ी सी ज्यादा भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा बात है। ठीक है, तो गाइज दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो गाइज दिस टॉपिक नेम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th स्टैंडर्ड, एंड आज जो मैं ले रहा हूं वो वन शॉट रिवीजन लेक्चर है। सो लेट्स फिनिश दिस टॉपिक इन नेक्स्ट 20 मिनट्स। 20 से 25 मिनट में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां पे अपने लिखा हुआ है जैसे चार्ज, सबसे पहला टर्म आता है चार्ज। चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू और कैपिटल क्यू, ये सिंबल होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम, राइट। फिर उसके बाद कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जैसे मिली कूलम, देन 10 to the power -3 कूलम, देन माइक्रो कूलम 10 to the power -6 कूलम, नैनो कूलम 10 to the power -9 कूलम, राइट। अब जो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज आप देखोगे, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, आप देखोगे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, which is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना है, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। तो अब कोई भी चार्ज मुझे बनाना है, लेट्स से मुझे 1 कूलम चार्ज बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम कंबाइन करते रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, तो एन जो होता है इज इंटीजर, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा नहीं। सो एन इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, ये होगा मेरा टोटल चार्ज। तो मुझे 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, जो भी चार्ज बनाना है, मुझे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगने वाले, विच इज स्मॉल एन। जैसे आपके बुक में भी लिखा है 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेट्स सी इफ आई वांट टू मेक 1 कूलम चार्ज, तो मुझे 1 कूलम चार्ज बनाना है, तो मुझे n इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19, तो ये जो n होगा उसकी वैल्यू इतनी आ जाती है, राइट। अब किसी ने बोला सर 5 कूलम चार्ज करना है, तो इसमें 5 कूलम लिखने का, और जो भी n आएगा 1.10 to the power -19, इसको यहां पे लेके जाओ, n मिल जाएगा मुझे। समझ में आ रहा है, बट जनरली 1 कूलम के इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो याद रख लो, ठीक है, काम आ जाएगा। सो दिस चार्ज। देन करंट। करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और करंट जो होता है दैट इज आई, विच इज क्यू बाई टी। क्यू, अब जैसे मैंने बोला चार्ज है जो क्यू में लिखता हूं, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ सेट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लोग क्यू बाई टी, एन ई बाई टी लिखेंगे, वेयर टी इज टाइम, राइट। अब यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर, सबको पता है, कैपिटल ए से उसका सिंबल है, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। नाउ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट क्या है। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एसएससी रीजनिंग, इसमें सब में आ सकता है। वेक्टर क्या होता है, तो फोर्स, मोमेंटम, ये सब हमने देखा है, फोर्स, मोमेंटम, जिनके पास डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होता है। करंट के पास डायरेक्शन नहीं होती, मतलब हम लोग बोलते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, बट वो डायरेक्शन नहीं है, समझ रहे हो। वो तो हम लोग सिर्फ फ्लो कैसे कर रहा है वो दिखा रहा है। सो इसीलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर होता है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये चीज आपका क्विकली रिवाइज हुआ। अगेन आई एम गोइंग टू शेयर द नोट्स, मैं नोट्स पूरे के पूरे शेयर करूंगा, मैं फास्ट क्विकली जाऊंगा, क्योंकि मैं 20 मिनट्स में पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है। नाउ पोटेंशियल टर्म, सो द अदर टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल क्या होता है, अब 2 टर्म आते हैं, पोटेंशियल को भी वी लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी लिखते हैं। और पोटेंशियल मेजर किस में होता है, यूनिट क्या है उसका, वोल्ट, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर किस में होता है, वोल्ट में होता है।
सो पोटेंशियल इज ऑलवेज अबाउट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना है। अब ए और बी दो पॉइंट होंगे, इसके अंदर पोटेंशियल वी ए पे वी ए है, बी पे वी बी है। अब वी ए माइनस वी बी इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। सो ये पोटेंशियल का, तो मतलब एक पॉइंट के ऊपर एक इंफिनिटी से मैं चार्ज लेके आ रहा हूं, टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, उस टेस्ट चार्ज को मैं इंफिनिटी से यहां पे लेके आया, उसके लिए जितना वर्क करना पड़ा दैट W, ठीक है, डिवाइड बाय चार्ज W अपॉन Q, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल, W अपॉन Q इज पोटेंशियल, राइट। और यहां पे लिखा है, मतलब 1 वोल्ट होगा, यूनिट लिखे है यहां पे, वर्क होता है जूल में, चार्ज होता है कूलम, मतलब जूल पर कूलम, राइट, इट इज नथिंग बट वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी यही होगा, VA माइनस VB, तो A पॉइंट और B पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग a टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A, इट इज W अपॉन Q, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर होता है वो होता है वोल्ट मीटर से। यहां पे देखो एक वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है और ध्यान में रखना, जहां पे भी हायर पोटेंशियल होगा वहां पे हम पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल वोल्ट मीटर का लगाएंगे, ठीक, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस, ये एक वर्ड है, देखो सारे वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं क्विकली। रेजिस्टेंस क्या करता है? इट इज नथिंग बट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। जब कोई भी मेटल से या कोई भी कंडक्टर से, अब बहुत सारी चीजें होती है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वर्ड सुने होंगे ना आपने, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, राइट। अब कोई भी मेटल से, एलॉय से या कोई भी सेमीकंडक्टर से करंट पास होता है ना, तो वहां पे क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ठीक है। उस ऑब्स्ट्रक्शन को ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब क्यों आता है वो चीज? अब इलेक्ट्रॉन बेचारा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन मूव करते करते जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, वो एटम्स तो ऐसे ही है ना, जिनको हम पॉजिटिव आयंस बोलेंगे। अब उसके साथ कोलिजन होता है, ठीक है, और वो कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। अब यहां पे दिखा है ये पॉजिटिव आयंस, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट एटम्स है, वो एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे। नाउ व्हेन, अब यहां पे इस मटेरियल के ऊपर अब रैंडमली पहले तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ऐसी मटेरियल हम लोग ने रखा, रैंडमली घूम रहे, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट जैसे मैंने इसको सेल पे लगाया, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल वो फ्लो करना चालू करेंगे, वो ड्रिफ्ट करना चालू करेंगे। उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे 10th के बाद, जब आप 11-12 में पढ़ोगे, उसको ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। तो ड्रिफ्टिंग, ठीक है। तो आपके यहाँ पे वर्ड है सिर्फ ड्रिफ्टिंग, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे होती है, उसका क्या रिलेशन होता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही होता है। देन कम्स ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? एकदम सिंपल, मतलब मैंने कंडक्टर लिया और कंडक्टर के ऊपर मैंने बैटरी लगाई, मतलब सेल लगाया, और मैंने वो सेल से निकलने वाला करंट को ऑब्जर्व किया। सो नाउ करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ये ऑब्जर्व किया किसने? ओम ने, ठीक है। और बट यहां पे एक कंडीशन, व्हेन द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यहां पे टेंपरेचर कांस्टेंट रखना है। तो ओम्स लॉ का जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट और उसका लिमिटेशन भी है, राइट। सो गाइस, सो I is proportional to V and V by R is constant and this is called resistance. ये होता है ओम्स लॉ, एकदम बिल्कुल मस्त है ओम्स लॉ। कैसे होता है? ओम अपना सिंबल, ओमेगा का सिंबल है 1 किलो ओम, 1 मेगा ओम, 1 गीगा ओम, ऐसे अलग अलग टर्म जाएंगे, 10⁻9, 10⁻3, 10⁻6, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये सारे के सारे टर्म्स एकदम इजी थे जो आपको पता थे, ठीक है। देन कम्स कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। 1 अपॉन रेजिस्टेंस, उसका यूनिट क्या होता है? इसका ओम होगा, इसका ओम टू द पावर -1 ना, 1 बाय रेजिस्टेंस। बट ये लिखेंगे हम या सीमेन, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है ओम टू द पावर -1। तो हम लोग सीमेन या ओम टू द पावर -1 इस तरीके से कुछ लिखेंगे। अब यहां पे दो ग्राफ दिए हैं, करंट एंड वी एंड आई। आपको सबको पता है ना, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जब मैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालता हूं, जैसे ये पॉइंट हो गया ए, अब यहां पे समझो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। अब मुझे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। कैसे निकालते हो? स्लोप निकालने का तरीका ये होता है ना, tan थीटा, ये एंगल थीटा होगा। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? ये सपोज इसको मैंने डेल्टा वी बोला, इसको मैंने डेल्टा आई बोला, सो दिस स्लोप ऑफ दिस लाइन इज डेल्टा वी बाय डेल्टा आई एंड विच इज नथिंग बट माय रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे कोई भी दो पॉइंट लेंगे और आई एंड वी का ग्राफ है। अब यहां पे मैं बेसिकली ऐसे निकालता हूं, ये जो डिफरेंस है वो डेल्टा आई कहेंगे, ये डिफरेंस डेल्टा वी करेंगे, तो डेल्टा आई बाय डेल्टा वी क्या होगा?
कंडक्टेंस विच इज वन बाय रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है मतलब IV ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स यू कंडक्टेंस एंड VI का स्लोप देता है मुझे रेजिस्टेंस। समझ में आया? द स्लोप ऑफ दिस इज कंडक्टेंस, स्लोप ऑफ दिस इज रेजिस्टेंस, ये लिखा हुआ है यहां पे। अब यहां पे ना देखो, यहां पे भी VI के दो ग्राफ और लिखे हुए, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है राइट, बट यहां पे जो ग्राफ है कुछ कर्व है। कर्व कैसे भी हो सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने तो दो कर्व लिखे। अब आप देखोगे यहां पे इस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने। देखो इधर एक टेंजेंट है, इधर एक टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट जो होता है ना उस पॉइंट पे इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट गिव्स मी रेजिस्टेंस। जैसे इधर रेजिस्टेंस अलग हो गया, मतलब ये पॉइंट आप देखोगे, इस पॉइंट का रेजिस्टेंस कुछ अलग हो गया, इस पॉइंट का रेजिस्टेंस कुछ अलग हो गया, बिकॉज इस पॉइंट का रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो इधर टेंजेंट निकालने का उसका स्लोप इज रेजिस्टेंस। इस पॉइंट जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, और सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, यहां पे रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो गाइस ऐसे ये जो प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं ना उनको हम बोलते हैं नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस, ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको बोलते हैं ओहमिक रेजिस्टेंस। तो जितने भी अपने मेटल्स है कंडक्टर्स वो ऐसे होते हैं। नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस कौन से? तो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन से यहां पे लिखे हुए एलईडी, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर एंड बल्ब फिलामेंट्स। ध्यान में रखना आएगा ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है या इवन 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज दिमाग में रखना। एंड दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो अगेन कैन कंडक्टेंस बी इक्वल टू रेजिस्टेंस? हो सकता है जब 1 हो ना यार, रेजिस्टेंस 1 हो तो कंडक्टेंस भी 1 by 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सब लोग देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूनिट होगा तो। अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है ना, एकदम सिंपल चीज समझो, ये फॉर्मूला ना बहुत इजी है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by A, where रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो दो नाम है, L by A, L इज लेंथ एंड A इज एरिया, द नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो बेसिकली R डिपेंड्स अपॉन क्या? जो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रो L A and T। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है? तो लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर। अब रेजिस्टिविटी जो होता है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस मटेरियल के लिए ना फिक्स हो जाता है एट सम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से भी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, बट एट सम पॉइंट सम टेम्परेचर के लिए रेजिस्टिविटी सेम होता है वो मटेरियल का, वो चेंज नहीं होता। फिर मैंने जैसे आपको कॉपर दे दिया, अब कॉपर मटेरियल दे दिया एट सम टेम्परेचर, लेट्स से 25 डिग्री। अब उस कॉपर का मैंने लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से, बिकॉज आर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। रेजिस्टिविटी ऑफ सम मेटल्स, ये आपको एकदम दिमाग में रखना। रेजिस्टिविटी मेटल्स का 10⁻⁸ के उसमें होता है, वो अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है, जो याद करने की जरूरत नहीं है। एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज मेटल्स को कंबाइन करके उनका 10⁻⁷ के आसपास रहता है। सेमीकंडक्टर्स का 10⁻⁵ होता है। देखो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, ठीक है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टिविटी देखो यहां पे दिया हुआ है मैंने। अब एक चीज कॉमन है मेटल्स के लिए, मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी होता है इट डिपेंड्स अपॉन क्या? टेम्परेचर। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, ऐसा इंक्रीजेस। कुछ एलॉयज है जिनकी भाई रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भी ना, कम भी करोगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से होते हैं? जैसे कांस्टेंट, ठीक है, मैंगनीज, ये सब जो कुछ एलॉयज है वो उसका कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर के साथ, एलॉय, समझना। फिर सेमीकंडक्टर जैसे ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है? कम होती है। भाई याद करो, सो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कुछ मटेरियल्स का तो कुछ चेंज ही नहीं होता टेम्परेचर के साथ। तो ये चीज याद रखनी है आपको। इंसुलेटर तो यहां पे दिए हुए, इनके रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होती है गाइस, इसलिए उनका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब करंट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी, इट इज नथिंग बट 1 रेजिस्टिविटी, सिग्मा से लिखते हैं इसको। तो अब फॉर्मूला तो वही है, लिख दिया अपन ने। अब यहां पे देखो कुछ चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है, थियोरेटिकल चीजें, जैसे वायर्स है, ठीक है। अब वायर्स जो होते हैं ना, कौन से वायर्स जो अपन कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं अपने घर में, उनमें हाई कंडक्टिविटी होती है, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो हाई कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? लो रेजिस्टिविटी।
तो यहां पे चाहिए तो सर लिख के रखो। अरे मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाय A। अब वायर है अपने घर में, उसका रेजिस्टेंस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? बहुत ही कम, मतलब कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा, तो ये तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, ठीक है। इसलिए हाई कंडक्टिविटी चाहिए एंड थिक वायर चाहिए। व्हाई थिक वायर्स? व्हेन द वायर इज थिक, एरिया बहुत ज्यादा है, व्हेन एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, राइट? रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए अपने वायर्स का, तो इसीलिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस वायर आपको पता है, रेजिस्टेंस यूज करते हैं आप लैब में वगैरह रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की जो चीजें होती है ना, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट चाहिए होती है, सो इट शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इसीलिए कुछ एलॉयज जैसे मैग्नीशियम एंड कांस्टेंटन यूज किया जाता है, ठीक है। इसके लिए फ्यूज, आपको पता है फ्यूज वायर क्यों यूज होती है? क्योंकि उसमें ज्यादा करंट जाएगा तो फ्यूज ब्लास्ट हो जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, क्योंकि हीट के वजह से तो वो टूट जाएगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो। तो एलॉयज है कुछ लीड एंड टीन टाइप के, उनको यूज किया जाता है फॉर फ्यूज, ठीक है। और ध्यान में रखना, रेजिस्टिविटी शुड बी हायर देन मेटल्स, इनकी रेजिस्टिविटी हायर होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूज वायर का। फिलामेंट ऑफ द बल्ब, टंगस्टन वायर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिलामेंट ऑफ द बल्ब टंगस्टन वायर यूज होता है। देखो ये चीज याद रखो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये शेयर कर दूंगा, तो बस इतना पढ़ के जाने का, क्विकली आपका आईसीएसई का काम तो हो गया। आईसीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड में आप बैठे हो, सीबीएसई स्टेट बोर्ड का थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन हीटिंग एलिमेंट मतलब हीटर, टोस्टर, ओवन, ईटीसी, इसमें क्या करना है? नाइक्रोम वायर यूज होती है। क्यों? बिकॉज रेजिस्टिविटी इज हाई, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। ये चीज सबको समझ में है, मतलब कुछ नहीं, थोड़ा थ्योरेटिकल था कंडक्टिविटी का। देन सुपर कंडक्टर्स, नाउ व्हाट आर द सुपर कंडक्टर्स? सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, भाई इसमें अंदर रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। एंड एट बट जीरो रेजिस्टेंस क्या होगा? एट अ वेरी लो टेम्परेचर, भाई वेरी लो टेम्परेचर, यहां पे कुछ कुछ जैसे मर्क्यूरी लेस देन 4.2 केल्विन, ले 7.25 केल्विन के नीचे, और नियोबियम 9.2 केल्विन के नीचे, इन्हीं यही चीज एज अ सुपर कंडक्टर यूज होता है। और गाइस बने इसमें इनफाइनाइट कंडक्टेंस होता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। मतलब यहां पे ना करंट डायरेक्टली करंट इंड्यूस होगा, तो करंट फॉरएवर इंड्यूस, परपेचुअल करंट इंड्यूस रहते हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये टेम्परेचर को 0 केल्विन के आसपास लेके आना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसलिए यूज नहीं होता, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स अब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। गाइस यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हुआ है, अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट चालू हुआ है, ठीक है। अब कंसेप्चुअल पार्ट में 10 मिनट में फटाफट बताऊंगा यहां पे, ठीक है। गाइस रिवाइज हो रहा है क्या? यस या नो लिखो फटाफट पहले, भाई रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं अभी क्विकली सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है। ओके, नाउ ईएमएफ इज नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और अ सेल, ठीक है, इसको सेल भी बोलते हैं ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? अब यहां पे देखो, एक पूरा ईएमएफ होता है, ईएमएफ के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कॉपर होता है, जिंक होता है, ठीक है। कॉपर एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, H2SO4। अब इसको हम तोड़ेंगे तो H+ एंड SO4-, ऐसे 2 आयंस बनेंगे। अब H+ जो होता है ना, हाइड्रोजन, वो जाता है कॉपर की तरफ, और SO4- जिंक की तरफ। अब गाइस पता है वो पैसेज बेस्ड, फोटो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूछेगा कि जिंक की तरफ कौन सा जाएगा, इसकी तरफ कौन सा जाएगा, ड्रॉ डायग्राम में दिखाओ, ये सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं ना, उतना अच्छे से पढ़ के जाओ, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एनालिटिकल थिंकिंग लगानी है, थोड़ी सी वो जो होते हैं ना दिमाग, वो लगाओगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये SO4- यहां पे जाएगा जिंक की तरफ, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिंक क्या बनेगा? माइनस चार्ज। H+ यहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, या H+ यहां पे जाएगा तो यहां पे प्लस चार्ज बन जाएगा, तो इसको एनोड बोलेंगे, इसको कैथोड बोलेंगे, तो एनोड एंड कैथोड बन गया। ये अपना हो गया सेल, ठीक है। अब ये सेल को अपन दिखाते कैसे? बैटरी प्लस एंड माइनस। अब होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज ईएमएफ? अब हम लोग बोलते हैं ना ईएमएफ ऑफ द सेल, ये जो सेल बनता है उसका ईएमएफ ई होता है, मतलब ये एप्सिलॉन करके सिंबल है। नाउ होता क्या है कि कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को पूरे के पूरे सर्किट में घुमाना है अपने को। मतलब क्या है, ये आउटर सर्किट, प्लस एंड माइनस को एक आउटर सर्किट लगा देंगे, वहां से पूरा चार्ज घूम के आया और अंदर से भी घुमा, तो पूरे सर्किट में घूमेगा। उसको जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क अपॉन चार्ज इज ईएमएफ। तो वर्क डन इन टेकिंग Q अराउंड कंप्लीट सर्किट इज ईएमएफ।
अब क्या है, अब देखो ना, एक पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को अपन ने इधर से पूरा घुमा के अंदर से पूरा इधर वापस लेके आए, तो अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज जो बाहर से घुमा, अब बाहर भी कोई सर्किट होगा ना, तो बाहर से जब घूम रहा है तो एक्सटर्नल सर्किट से वर्क डन इन टेकिंग क्यू इन एक्सटर्नल सर्किट, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल वी, कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, दिमाग में रखना, विच कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। इन दोनों का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो वी होगा। एंड अब वही चार्ज अंदर से भी आएगा, तो वर्क डन इन टेकिंग क्यू थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट से जो अंदर से जो चार्ज लेके आ रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन अ सेल। समझ में? अब तुम मुझे दिमाग में एकदम सिंपल सा बता, पूरा वर्क जो मुझे करना पड़ा, मतलब ये इक्वेशन एकदम सिंपल है, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है यार, बाद में रट दो। अभी ये वर्क क्या होगा, अरे पूरा का पूरा सर्किट में जो वर्क करना पड़ा वो W था। अब जो पूरा वर्क करना पड़ा, ठीक है, तो कौन से वर्क थे, एक्सटर्नल सर्किट वाला वर्क विच इज W डैश प्लस इंटरनल सर्किट वाला वर्क W। ये तो एकदम सिंपल है ना यार, ठीक है। अब इसको अपॉन चार्ज करेंगे तो वर्क अपॉन चार्ज क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो वर्क अपॉन चार्ज कर लेंगे, तो ये क्या था, ईएमएफ, वर्क अपॉन चार्ज ईएमएफ था, इसको अपॉन, तो ये क्या था, ये क्या था, टर्मिनल वोल्टेज V, कैपिटल V बोला था मैंने, और ये क्या था, स्मॉल v, वर्क अपॉन अंदर वाला विच इज वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल। तो ये एक तरीका इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने का। हम एक दूसरा तरीका भी देखेंगे, बट पहले इसको खत्म कर लेंगे। अब ये कैसे दिखता है, ठीक है, जो मैंने आपको सेल बताया, इलेक्ट्रोड्स वगैरह थे यहाँ पे, कैथोड एनोड वगैरह सब कुछ, तो ये सेल होता है, मतलब ऐसे बैटरी दिखती है। अपन कोई भी देखो, 9 वोल्ट की बैटरी, याद है आपको, 9 वोल्ट की बैटरी में A और B था, A और B, और ये एक्सटर्नल सर्किट है, रेजिस्टेंस। अब अंदर वाला पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ, और अंदर जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, पता है ना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कोई भी बैटरी कैसे दिखती है, कोई भी सेल कैसे दिखता है, एक ईएमएफ E होता है और एक स्मॉल r होता है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर A और B के पॉइंट में कैपिटल R होता है जो एक्सटर्नल सर्किट होता है। इस तरीके से पूरी बैटरी बनती है, ये एक्सटर्नल सर्किट होता है। तो वर्क डन क्या करेगा, टोटल से घुमा के रखना, तो उसको वर्क डन W बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्किट में और फिर इंटरनल सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप था, और ये जो था टर्मिनल वोल्टेज था। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे। अब गाइस एकदम सिंपल सी बात है, यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है ये तो मैंने ऐसी, बट इसको मैं अच्छे से आपको सर्किट करंट के क्वेश्चंस में अपन कर लेंगे। प्लस एंड माइनस है, करंट यहां से निकलता है, ऐसा पूरा जाता है, वापस आता है, ठीक है। अब ये जो V होता है ना, आपको पता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो अब ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, दिस कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो VA, और ये देखो ये सिंपल वायर होती है, तो ये पॉइंट भी A है और ये पॉइंट भी B है, तो मुझे तो VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB क्या होगा, I इंटू R होगा ना, IR, अरे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा, IR, ठीक है। ये वोल्टेज ड्रॉप है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल v, ये क्या होगा, ये IR, स्मॉल I इंटू R, मतलब I इंटू स्मॉल R, और टोटल ईएमएफ क्या होगा, V प्लस V, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, इसके ऊपर दिमाग बाद में लगाएंगे, अभी के लिए तो ये कुछ लोग होते हैं इसको याद रख लेते, तो याद रख लो, मैं कंसेप्चुअली आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस, लाइक जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गाइस, ये भी दिमाग में रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कौन से, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, R डिक्रीजेस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसके ऊपर भी है, लेस आयनिंग एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन गिव्स यू हायर रेजिस्टेंस, भाई ये डायरेक्टली रट लो, ठीक है। एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। गाइस ये मैं आपको शेयर कर लूंगा, मेरा PDF शेयर कर लूंगा, तो ये पॉइंट्स थोड़े से याद रखने वाले पॉइंट्स होते हैं, तो आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे और दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उसको तो फटाफट रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है। अब होता है, यहां से अपना स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है गाइस, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो यहां पे जैसे रेजिस्टेंस यहां पे देख रहे हो, R1 R2 R3 सेम डायरेक्शन में, R1 R2 R3। अब यहाँ पे बैटरी लगाई है, की लगाई है, जैसे मैंने की कर करंट जाने लगा, करंट जैसे जाने लगा, करंट जैसे यहाँ पे जाने लगा, सेम करंट सपोज रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं RS। इन तीनों को मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलूंगा, और R इक्विवेलेंट, और उसकी वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, एकदम सिंपल, R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे निकालते हैं, तो आपको सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D पॉइंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B प्लस B एंड C प्लस C एंड D,
जिन्होंने मेरा पहले लेक्चर करंट विषय का लेक्चर अटेंड किया होगा, पता है इसको हम लोग क्या बोलते थे, किसी को याद है क्या? इसको हम बोलते थे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अभी आपके लिए काम का नहीं है, 11 12 में जो आईआईटी जेईई नीट पढ़ोगे तो काम में आएगा, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये जो साइंस पढ़ेंगे 11 12 में वो काम में आएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, एकदम सिंपल है। सो यही यूज किया, बाकी कुछ नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है? V है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इससे वो फॉर्मूला निकला था। अपने को सिंपली याद रखना है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में कब होंगे? जब सेम करंट पास होगा। पैरेलल में कब होंगे? इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे सारे जो पॉइंट्स हैं, जैसे इसको मैंने ए पॉइंट बोला, ठीक है, इसको मैंने ए पॉइंट बोला, इसको मैंने बी पॉइंट बोला। अब रेजिस्टेंस ये भी ए बी के अक्रॉस है, ये भी ए बी के अक्रॉस है, ये भी ए बी के अक्रॉस है। सो ऑल द रेजिस्टेंसेस दे आर कनेक्टेड अक्रॉस के सेम पॉइंट्स ए एंड बी। तो पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस इज क्या? सेम। जब पोटेंशियल सेम होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल रेजिस्टेंसेस। अब इसमें देखो करंट जो आई आ रहा है, करंट आई आएगा, इसमें I1 I2 I3 जाएगा, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और I1 की वैल्यू तो पता है, V डिवाइड बाय R1, V बाय R2, फिर I बाय V कर लोगे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बनता है जो एकदम दिमाग में रखना है। रेजिस्टेंस पैरेलल क्या होते हैं? 1 बाय R पैरेलल इक्वल टू क्या? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। पर सबको समझ में है? ये तो एकदम सिंपल है ना। अब इनके ऊपर क्विकली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मुझे होता है ये 1 4n ओम 10 ओम। अब ये क्या है? आप देखोगे मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, एंड 4 and 12 दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं भाई? दोनों के दोनों पैरेलल में, क्योंकि अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका 1 बाय इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 बाय इक्विवेलेंट होगा 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 12। अब आप देखोगे एलसीएम 12 है इसका, ठीक है। तो 4 3 3 प्लस 1 कितना होगा? 4 बाय 12। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 बाय 3। तो ये जो R इक्विवेलेंट आएगा इस केस में वो आएगा 3 ओम, उल्टा करने का, राइट। इसका क्या होगा? अगेन सेम, दोनों पैरेलल में, तो क्या करेंगे? 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। एलसीएम क्या है? 3 2 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 बाय 6। 3 बाय 6 मतलब कितना? 1 बाय 2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई ये फटाफट में करके रख रहा हूं। 12 12 12। अब यहां पे भी आप देखोगे तो 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 12 कितना आंसर आएगा? 1 बाय इक्विवेलेंट में 3 बाय 12। 3 बाय 12 मतलब 1 बाय 4। 1 बाय 4 मतलब R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 आएगा। आप फटाफट कर सकते हो उसको, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई लोगों ने इसमें फॉर्मूला भी रटा होगा लोगों ने, R1 R2 होता है, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे भी आप कर सकते हो, समझ में आ रहा है? दो होंगे तो R इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान रखना R इक्विवेलेंट को R यहाँ पे ये क्या है? पैरेलल में, तो RP भी लिखते हैं, R पैरेलल भी लिखते हैं बुक्स में, ठीक है। हाँ, इसमें क्या हुआ भाई? इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करोगे? अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहली चीज क्या देखनी, ये दोनों क्या दिख रहे? ये दोनों दिख रहे पैरेलल में। तो भाई ये 4 और 4 हो गया, तो 4 और 4 मिलके कितना बना? 2 ओम। ये 6 6 6 हो गया, तो कितना बना? 6 बाय 3 कितना हुआ? 2 ओम। अब ये 2 ओम 2 ओम बनके कितना बना? ये 2 ओम और ये 2 ओम, दोनों कितना हुआ? 4 ओम। ऊपर भी 1 and 3 ओम, दोनों सीरीज में। देखो ये दो सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो 2 + 2 4 हुआ, ऊपर भी 4 हुआ। 4 and 4 कितना हुआ? 4 and 4 पैरेलल में हुआ, तो 4 and 4 पैरेलल में कितना हुआ? तो इसका जो R इक्विवेलेंट है वो कितना हुआ? 2 ओम। सबको समझ में आ रहा है भाई? ये क्वेश्चन फटाफट आपको बाद में करना है, आज अभी मैं आपको टाइम नहीं दूंगा कि बिकॉज दिस वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स। इस क्वेश्चन में क्या करोगे? इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल है भाई, ये 4 and 4 दोनों सीरीज में, क्योंकि सेम करंट जा रहा है तो 8 ओम हो गया। ये 5 और 3, देखो इधर जो करंट जा रहा है वही इधर जा रहा है, तो 5 और 3 भी क्या है? सीरीज में, तो 8 ओम आ गया। अब ये 8 ओम और 8 ओम क्या हो गया? पैरेलल में। देखो ना पैरेलल में, तो 8 and 8 पैरेलल क्या होता है? 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8, 2 बाय 8 मतलब 4। तो ये आ गया 4 ओम। तो ये पूरा का पूरा बीच वाला जो है ना 4 ओम में कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 3 ओम क्या हुए? सीरीज में। तो इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा? 2 प्लस पूरा का पूरा 4 प्लस 3, तो कितना आएगा यहाँ पे? 9 ओम। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया जाता है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने एग्जांपल्स लिखा हुआ है बट ये पूरा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? रूल बनाते हैं अपन, जब करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ध्यान में रखना, करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब मतलब VA हायर पोटेंशियल, VB लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB,
हमेशा V इज इक्वल टू आई आर दिमाग में रखना है, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, VA माइनस VB क्या हो जाएगा, आई आर पॉजिटिव आई आर। अब VA और VB, अब मुझे बताओ करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और भाई मुझे निकालना है VA माइनस VB। अब हमको निकालना है VA माइनस VB, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो क्या लिखेंगे, माइनस या प्लस। अब यहाँ पे VB इज एट द हायर पोटेंशियल, VA एट द लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB निगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस आई आर। समझ में आ रहा है, इधर प्लस है इधर माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जब मुझे VA माइनस VB निकालना है, मतलब बैटरी का प्लस इधर का माइनस, तो VA माइनस VB हायर माइनस, मतलब ये माइनस है तो हमेशा प्लस 8 बोलेंगे अपन। और यहां पे VA माइनस VB, इधर माइनस एंड प्लस है, देखो ध्यान में रखना, VA माइनस VB क्या होगा, छोटा है बड़ा है, तो यहां पे क्या होगा, -10। ध्यान में रखना व्हेन यू राइट दिस, ठीक है, ये कंसेप्ट को समझने के लिए। अब कोई बोलेगा सर अभी क्वेश्चन आपने एकदम नए नए देख रहे होंगे, अभी कभी देखा नहीं होगा, मैं कंसेप्चुअली आपको बता रहा हूं, ये सबको समझ में, 4 चीजें, अरे 4 चीजें समझ में ही। बैटरी में प्लस माइनस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल लिखते तो 8 वोल्ट लिखते, VA माइनस VB यहां पे लिखते तो माइनस लिखते। अब यहां पे मुझे बताओ, मुझे निकला है VA माइनस VD। अभी तो अपन ने एक चीज बोली थी, मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने अटेंड किए होंगे, तो इसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, बट अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ 10th में नहीं है, एक टर्म नहीं है, तो डायरेक्टली याद करो, मुझे बताओ VA माइनस VD चाहिए, तो व्हाट इज VA माइनस VD, इट नथिंग बट व्हाट, VA माइनस VB प्लस क्या, VB माइनस VC प्लस क्या, VC माइनस VD। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। अब करंट 3 एम्पियर जा रहा है, इधर भी करंट 3 एम्पियर जा रहा है। अब मुझे बताओ VA माइनस VB को क्या लिखेंगे, अरे करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB को क्या लिखेंगे, आई आर ना प्लस आई आर ना, तो आई इंटू आर कितना हुआ, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। VB माइनस VC को क्या लिखेंगे, अरे इधर देखो ना ये वाला प्लस माइनस, तो यहां पे क्या लिखेंगे +4। और VC माइनस VD को क्या लिखेंगे, 3 जा कितना 9, तो इसका आंसर कितना है, दिख रहा है ना यहाँ पे, 6 + 4 10, 19 वोल्ट, तो यहाँ पे आएगा 19 वोल्ट। भाई समझ में आ रहा है कैसे निकाला, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ये किया नहीं होगा आपने, ठीक है, जिन्होंने किया नहीं होगा बाद में देख लेना इस क्वेश्चन को। अब यहां पे देखो, चलो यहां पे मुझे बताओ व्हाट इज VA माइनस VC, सब लोग अपने चैट बॉक्स में लिखो, मुझे बताओ यहां पे VA माइनस VC क्या होगा इस क्वेश्चन में। VA माइनस VC 10 वोल्ट, डायरेक्ट सिर्फ इतना करके लिखो चैट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। देखो करंट 2 एम्पियर ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा, ये होगा गाइस, आप इसमें देखोगे, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं व्हाट इज VA माइनस VB, सॉरी VA माइनस VC क्या होगा, VA माइनस VB प्लस क्या, VB माइनस VC। अब यहां पे आप देखोगे VA माइनस VB, तो क्या होगा, प्लस से माइनस जा रहा है ना, बैटरी में प्लस से माइनस जा रहा है, 10 वोल्ट दिखते, तो ये 10 वोल्ट होगा। और VB माइनस VC क्या लिखोगे, अब करंट ऐसे आ रहा है भाई, अरे करंट आ ऐसे रहा है, हम VB माइनस VC लिख रहे, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 लिखोगे, बट माइनस लिखोगे ना, ये वाला सीन, ये वाला पार्ट IR माइनस IR ना, VA माइनस VB, तो यहां पे क्या लिखेंगे -4, तो इसका आंसर क्या होगा 6 वोल्ट। अब जी पता है ये चीज किसको क्लियर होगा, जिन्होंने मेरा करंट एनालिसिस का लेक्चर ऑनलाइन वाला मैंने रखा था, उसका यूट्यूब पे लिंक है, जो अच्छे से देखा होगा ना उसके लिए तो बहुत ही इजी है ये चीज। आपको पता है करंट एनालिसिस का मैंने पार्ट 2 लेक्चर लिया था बहुत अच्छे से, ठीक है, बट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या याद रखना है, आपके जो अपने जो क्वेश्चंस आएंगे, देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं क्वेश्चन सिर्फ 2 क्वेश्चंस यहां पे लिखे, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सब लोग सुनो, सब लोग यहां पे सुनो, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताऊं। पहले तो एकदम बेसिक क्वेश्चन बनता है, फाइंड करंट इन द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट निकालना है। तो सबसे पहले तो करंट निकालने का तरीका क्या होता है, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। तो इसमें तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 + 2 कितना होगा, 5 ओम होगा। तो बैटरी 10 वोल्ट की है, तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दो, तो I की वैल्यू क्या आएगी, V/R आएगी। तो V/R मतलब कितना, 10 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आएगा 2 एम्पियर करंट। एकदम सिंपल था, ये तो एकदम सिंपल था। इसमें क्या होगा, अब इसमें आप देखोगे 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम। अब आप इतना समझो, इसमें भी सेम चीज करोगे। पहले क्या करोगे, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, बैटरी के लिए तो एक रेजिस्टेंस होगा, तो R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट कितना है आप चेक करो। 3 ओम एंड 6 ओम कितना होता है, अब माइंड कैलकुलेशन,
1/3 प्लस 1/6 ऑलरेडी अपन ने किया था। 1/3 प्लस 1/6 कितना होता है? 1/2। तो ये 2 हो गया, ये 2 है, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8। तो इसका पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट 8 ओम हो गया। अब जिनको नहीं आया बाद में आप कर लोगे, मैं लिख दिया 8 ओम। 8 ओम है, तो यहां से करंट जाने वाला कितना होगा? तो जो करंट आई जो यहां पे लिखा है ना, तो इस आई की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट विच इज 48 डिवाइड बाय 8। कितना हुआ? 6 एंपियर। तो भाई 6 एंपियर करंट निकला। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान में रखना, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसने बोला कि यहां पे करंट 6 एंपियर होगा, तो मुझे तो इस करंट को तो पहले मेजर करने के लिए इसके अंदर क्या लगाते हैं अपन? एमीटर लगाते हैं। तो कोई बोलेगा सर एमीटर की रीडिंग कितनी होगी? तो कितनी होगी? 6 एंपियर। यहां पे जो एमीटर लगा है उसकी रीडिंग 6 एंपियर। किसी बोला सर यहां पे एक एमीटर लगा है, एमीटर, तो इस एमीटर की रीडिंग कितनी होगी? तो वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल। मुझे बताओ 6 एंपियर करंट यहां से जा रहा है, ठीक है? अब 6 एंपियर करंट यहां पे जा रहा है। अभी अपन ने पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? अरे V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? IR, ठीक है? अब मुझे बताओ इस पॉइंट को मैंने A नाम दिया, ठीक है? मैं अभी अलग अलग कलर लिखता हूं। इस पॉइंट को A नाम दिया, इस पॉइंट को B नाम दिया, इस पॉइंट को C नाम दिया, इस पॉइंट को D नाम दिया, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी क्या होगा? अभी देखा ना VA माइनस VB क्या होता है? IR। अब याद करो VA माइनस VB क्या था? I इंटू R। तो यहां पे इस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी पॉइंट क्या होगा? 6 इंटू 2 कितना होगा? अरे 6 इंटू 2 कितना होगा? 12 होगा ना भाई, 12 वोल्ट होगा। तो एक बात बताओ मुझे, ये 12 वोल्ट होगा। अब ये 12 वोल्ट मेजर कौन करेगा बताओ? कोई बोलेगा सर कौन मेजर करता है? तो इसको मेजर करने के लिए अपन क्या लगाते हैं इसके अक्रॉस? वोल्ट मीटर लगाते हैं। सो वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। तो कितना होगा इस वोल्ट मीटर का रीडिंग? कितना होगा? कोई बोलेगा सर इस वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा? 6 इंटू 2 कितना होगा? भाई 12 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले वो बताओ। हाँ, कोई बोलेगा सर यही तो 6 एंपियर करंट, अब यहां पे भी 6 एंपियर करंट दो जगह पे डिवाइड हुआ, बट बाद में इधर भी कितना जाएगा? 6 एंपियर ही जाएगा ना, क्योंकि फाइनली तो 6 एंपियर जा रहा है ना ऐसे आके। तो अब मुझे होता है 6 एंपियर करंट यहां से भी जा रहा है, तो कोई बोल सकता है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, मतलब वोल्ट मीटर, इधर भी मैंने वोल्ट मीटर लगाया। कोई बोल सकता है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 इंटू 4 कितना? 24 वोल्ट। भाई 24 वोल्ट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 24 इसने खा लिया, 12 इसने खा लिया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 48 वोल्ट। अरे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 48 वोल्ट। अब 48 वोल्ट में से 24 इधर गया, 12 इधर गया, कितना बचा? अरे 24 प्लस 12 कितना होता है? 36। 48 में 36 कितना हुआ? कितना बचा? अरे भाई बचा कितना? तो आप देखो कि इसके बीच में जो अरे 48 टोटल था, ये 12 वोल्ट गया, इधर का मुझे निकालना है जिसको मैं V3 बोलूंगा। चलो इसके अक्रॉस है V3 पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? ये मुझे निकालना है। इसके अक्रॉस ये कितना था? 24 था, बराबर ना? तो V3 की वैल्यू कितनी आई? V3 की वैल्यू कितनी आई? 12 वोल्ट ही आई ना। देखो 12 वोल्ट ही आई भाई, 12 वोल्ट ही आई। अब मुझे तो 12 वोल्ट है, अब इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है, मतलब आप देखोगे इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, मतलब ये 3 ओम के अक्रॉस भी 12 वोल्ट है। तो इसके अंदर कितना करंट जाएगा? अरे 12 वोल्ट। V इज इक्वल टू IR। अरे इसके अक्रॉस 12 है, ये 3 है, तो 12/3 कितना हुआ? करंट कितना गया? अरे I इज इक्वल टू V बाय R, V 12 डिवाइड बाय R, 12/3 कितना? 4 एंपियर। तो भाई यहां से करंट कितना गया? 4 एंपियर। तो ये करंट हो गया 4 एंपियर। अब 6 में से 4 इधर गया, तो इधर कितना बचा? 2 एंपियर। भाई समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। इस तरीके से वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग्स भी कैलकुलेट करनी होती है गाइस। और एक चीज दिमाग में रखना, लास्ट का पार्ट है, ठीक है, कि करंट यहां पे रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस ऐसे है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, यहां से करंट निकल रहा है। किसने बोला सर इसमें से करंट कितना जाएगा? तो इसमें से करंट कितना जाएगा? I इंटू डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये करंट होता है। मतलब ये करंट 6 एम्पीयर आ रहा है, इसमें से किसने इतना करंट कितना गया? तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है जो यूज करना होता है। किसने बोला सर इसमें करंट कितना जाएगा? तो इसका भी फॉर्मूला होता है, I2 की वैल्यू क्या होती है? I इंटू क्या? R1 अपॉन R1 प्लस R2। बस तो दोनों मेथड से निकाल सकते हो आप, इधर से भी निकाल सकते हो और ऐसे मेथड से भी निकाल सकते हो, दोनों बराबर है। ICC समझ में आ रहा है? या इवन जो भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो इस तरीके से अब इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो भाई ऑलरेडी मैंने 3-3 घंटा पढ़ा चुका हूं।
ये मुझे एकदम आधे घंटे में खत्म करना था, आधा घंटा से ज्यादा हो गया भाई, 40 मिनट हो गया क्योंकि अपन ने स्टार्ट किया था, 40 मिनट्स हो चुका है क्योंकि ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा टाइम लगता है। अब लास्ट का एक चीज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? अब इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, साउंड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी में, हर जगह पे कन्वर्ट हो सकती है। कौन सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट जो होती है उसको हीटर और गीजर बोलते हैं। लाइट एनर्जी में कन्वर्ट बल्ब होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मोटर फैन मिक्सर होता है, केमिकल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए लाउड स्पीकर होते हैं, और मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। उसका उल्टा लिखा है मैंने, बट ध्यान में रखना इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं पे भी कन्वर्ट हो सकती है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, बैटरी होती है, बैटरी से चार्ज निकलता है, मतलब करंट निकलता है, और ये करंट ऐसे रेजिस्टेंस से फ्लो होता है, ठीक है। अब बैटरी ने कितना वर्क किया, तो जो वर्क बैटरी करेगी वो होता है Q, चार्ज जो बैटरी से निकला, इंटू V। अब Q को हम लोग क्या लिखते हैं, IT। अरे I इज इक्वल टू Q अपॉन T ना, करंट इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, IT। तो इस Q को अपन ने IT लिख दिया, इस Q को अपन ने IT लिख दिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, VIT, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। तो यही होता है एनर्जी, जो वर्क किया वही तो एनर्जी में गया। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कितना हुआ, V इंटू आई इंटू टी। अब दिमाग में रखना हमेशा V इज इक्वल टू IR, तो ना एकदम ऐसे बाजू में रखना होता है अपने दिमाग में। अब V के जगह IR डाल दो तो I स्क्वायर RT बन गया, I के जगह V बाय R डाल दो, I के जगह V बाय R डाल दो, देखो ना, तो V स्क्वायर बाय R हो गया। बस ये तीन फॉर्मूला है जो एकदम दिमाग में रखना है। पावर क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो बाई टी, तो टी निकल गया आपके, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय दिस द पावर। ये पावर का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में रखना। व्हाट इज पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर क्या होगा, V इंटू आई। अरे दो ही टर्म है, V है I है, तो V इंटू आई कर देने का पावर बन जाएगा। बस अब V को जगह IR डाल दो तो I स्क्वायर आर बन जाएगा, I की जगह V बाय आर डाल दो तो V स्क्वायर बाय आर बन जाएगा, खत्म बात। एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। हमें दिमाग में रखना V इज इक्वल टू आई, भाई ओम्स लॉ अपने दिमाग में रखते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है, सब लोग सुनना, ठीक है। एक बल्ब होता है, जब मैं बोलता हूं बल्ब के पास 100 वॉट का बल्ब है एंड 220 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं पावर रेटिंग। पावर रेटिंग इसकी 100 वॉट है। कितने वोल्ट के लिए, तो वो जो वोल्ट होता है 220 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो वो जो ये इसकी मैक्सिमम रेटिंग होती है, इसका मतलब जो करंट वो बल्ब ले पाएगा। तो मैंने एकदम सिंपल सी बात बताई, पावर हमेशा क्या याद रखना है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, बराबर। अब पावर 100 वॉट की होगी, वोल्ट 220 का हो गया, तो इससे इससे जाने वाला जो करंट होगा ना, वो क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 220 एम्पियर। सबसे पहले तो ये चीज होती है। अब कोई भी बल्ब होता है ना, बल्ब जब ये दिया रहेगा तो उस बल्ब का फिलामेंट होता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, किसी ने बोला भाई रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालना है। अब भाई मुझे होता पावर दिया है, V दिया है, और पावर दिया है, V दिया है, पावर दिया है, V दिया है, और रेजिस्टेंस निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V स्क्वायर बाय R यूज करेंगे। तो एकदम सिंपल से बात है, कुछ नहीं। किसी ने बोला कि भाई रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर की वैल्यू क्या होगी, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होगा। तो R क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, V स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, P होगा। V स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर, 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, 100। अरे भाई मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, इतना ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। सबको समझ में आया। अब क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है पता है, यही बल्ब मैंने एक बल्ब लगाया, दो बल्ब लगाया, 220 वोल्ट के सप्लाई के अक्रॉस लगाया, तो बोला भाई दोनों में पावर कितनी होगी। अभी अच्छा क्वेश्चन बन गया कि इसमें पावर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं पावर, किसी को आइडिया है क्या कैसे पावर निकालते हैं। अब भाई दोनों बल्ब्स, ये अलग बल्ब 1 बल्ब 2, बट दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो गाइस रेजिस्टेंस तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया, तो पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया, ये भी रेजिस्टेंस है R, ये भी R है, और इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। तो कोई बोल सकता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, अरे भाई अभी दोनों सेम ही है ना, तो ये 220 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा,
अरे हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दोनों में सेम ही है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा 110 वोल्ट होगा। तो अभी भाई जो बल्ब है ना, ये बल्ब 110 वोल्ट के ऊपर लगाया हुआ है। अब 110 रेजिस्टेंस तो सेम है, रेजिस्टेंस तो आ रही है, बट 110 है, तो इसकी जो पावर होगी, पावर इन दिस बल्ब जो होगी वो कितनी होगी, V स्क्वायर विच इज 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये जो रेजिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट किया है वो रेजिस्टेंस विच इज 220 का स्क्वायर बाय 100। तो आपको होता है जो पावर हो जाएगी आप कैलकुलेट करोगे, ये बाद में इक्वेशन रखना है 25 वॉट, मतलब पावर जो होगी ना बाय 4 हो जाएगी सीधा 100/4 कैलकुलेट करोगे इसमें डाल के तो समझ में आ जाएगा आपको। बाद में इक्वेशन अच्छे से आप मैं जब दे दूंगा तो कर लेना घर पे, ठीक है। समझ में आया गाइस, सबको समझ में आया। इस तरीके से अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। सो एक क्विक रिवीजन था। अच्छा आपको देखना पड़ेगा भाई, ये पूरा का पूरा मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है। अब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज वो भी मैंने लाके रखे हैं, बट वो अभी नहीं करेंगे। पहले अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली हो गया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्विक रिवीजन करेंगे। अगेन वन शॉट रिवीजन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये थोड़ा सा छोटा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोटा है, ठीक है। तो क्विकली आधे घंटे में क्विकली एक 2 मिनट का छोटा सा 2 मिनट, मतलब क्योंकि अभी क्विक इतना सब कुछ हो चुका है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए एक 2 मिनट आंखें बंद कर लो, सब लोग आंखें बंद कर लो, कुछ मत करना है, स्क्रीन के सामने बैठना है, सिर्फ आंखें बंद करना है। 2 मिनट के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वी आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,